बवासीर होता तो? डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर का दर्द है ना? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। हमारे देश में स्पेशली तो कहा ही जाता है ना, डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है। तो पाइल्स छोटे फॉर्म में या बड़े फॉर्म में सबको होते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि तकलीफ किसको है और तकलीफ किसको नहीं है। तो इसका जो मुख्य सिम्टम है वो होता है ब्लीडिंग। जी। तो अब ऐसा भी नहीं है कि भाई ब्लीडिंग यदि है तो सबको पाइल्स होंगे, कुछ दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। और ये सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि आदमी को यदि पाइल्स होते हैं तो उसको लगता है कि मुझे जो है ब्लीडिंग यदि होती है तो उसको लगता है मुझे पाइल्स हो गया है। हमारे समाज में बवासीर को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। और देखिए, पाइल्स का क्या है कि डेफिनेटली एक सोशल स्टिग्मा समझा जाता है, खासकर इंटीरियर या गांव के एरिया में। तो लोग जो है वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाहर जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि भैया बाहर क्यों गए, और उनको भी बताने में शर्म आती है। क्योंकि बवासीर एक हिंदी का शब्द है और अंग्रेजी में हम इसको पाइल्स बोलते हैं या हेमरॉइड्स बोलते हैं जी। लेकिन इसकी टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झोला छाप जो डॉक्टर हैं, अनक्वालिफाइड लोग, ये क्या करते हैं, किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे काम करके पहले ये सीख लिया करते थे, लेकिन इनको सच्चाई तो पता नहीं होती है। भाई इन्हें कोई एमबीबीएस तो किया नहीं होता है, कोई सर्जन की डिग्री तो ली नहीं होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको पता नहीं होता है कि कहाँ इंजेक्शन कितना लगाना। नमस्कार, NYS इंडिया में फिर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपका फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, आज हम हैं इंदौर में हम हैं एमिनेंट हॉस्पिटल में। जी हाँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि हम NYS इंडिया के हेल्थ सेगमेंट का पहला एपिसोड शूट करने आए। हमारे साथ आज हैं एडवांस लेप्रोस्कोपी एंड GI सर्जन डॉक्टर श्री राकेश शिवहरे जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैं सर का एक परिचय आपको बता दूं कि सर GI सर्जन तो हैं ही, साथ में एडवांस लेप्रोस्कोपी का इनको 18 साल से अनुभव है और सर एमिनेंट हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे, आपने एक धारणा देखी होगी हमारे समाज में कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी लोग ना तो चर्चा करते हैं, और अगर जिनको बीमारी होती है वो लोगों से छुपाते हैं। कई बार ऐसी बीमारियां भी हमारे सामने आती हैं जिन बीमारियों के शब्द को मजाकिया तौर पे लोग यूज करते हैं, और वही कारण बनता है कि जिससे लोग अपनी बीमारी को छुपाने के लिए विवश हो जाते हैं। का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। गाड़ी चलाते हैं आप? अरे हम नहीं चला रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है। मैं आज उसी में से एक बीमारी जिसको हम लोग पाइल्स और बवासीर के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश शिवहरे जी हैं। सर, पहले तो आपका NYS इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है सर। अब मैं, जैसा कि मैंने अभी बात करी है सर, कि हमारे समाज में बवासीर को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। और स्पेशली इस शब्द को बवासीर, या जिसे हम इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं, उसको एक एक मजाकिया तौर में लिया जाता है। मैं पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है सर? देखिए, बवासीर एक हिंदी का शब्द है और अंग्रेजी में हम इसको पाइल्स बोलते हैं या हेमरॉइड्स बोलते हैं जी। ये देखा जाए तो ये किसी न किसी फॉर्म में सबको होता है, और उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इंसान जो है वो 2 पैर से चलता है, तो पैरों की तरफ हमारा प्रेशर ज्यादा होता है। तो पाइल्स छोटे फॉर्म में या बड़े फॉर्म में सबको होते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि तकलीफ किसको है और तकलीफ किसको नहीं है। मेजोरिटी लोगों को तकलीफ नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो इसका जो मुख्य सिम्टम है वो होता है ब्लीडिंग। जी। तो अब ऐसा भी नहीं है कि भाई ब्लीडिंग यदि है तो सबको पाइल्स होंगे, कुछ दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। और ये सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि आदमी को यदि पाइल्स होते हैं तो उसको लगता है कि मुझे जो है ब्लीडिंग यदि होती है तो उसको लगता है मुझे पाइल्स हो गया है। जी। मतलब एक ये भी कारण है कि सर, मैं यही पूछना चाह रहा था कि लोगों को जब मल द्वार से यदि अगर ब्लीडिंग होती है तो वो पाइल्स का ही रूप, मतलब उसे पाइल्स ही समझा जाता है क्या? मतलब ऐसे कई सारे वो लोगों में भ्रांति है। मल द्वार से ब्लीडिंग होने के कई कारण होते हैं जी। पाइल्स उसमें कॉमन है, लेकिन इसके अलावा कुछ गंभीर बीमारियां भी होती हैं जिसमें मल द्वार से ब्लीडिंग होती है।
आम तौर पे जो ब्लीडिंग पाइल्स में होती है वो पेनलेस होती है, मतलब दर्द नहीं होता है इसमें। लेकिन और ब्लीडिंग के कारण जो होते हैं वो गुदा द्वार का कैंसर जी जो बहुत कॉमन है, खासकर उनमें जो नॉनवेज का ज्यादा सेवन करते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। जी इसमें भी जो है गुदा द्वार से या मल द्वार से ब्लीडिंग का एक बहुत कॉमन कॉज है। इसके अलावा एक पॉलीपोसिस कोलाई करके बीमारी होती है जिसके अंदर मल्टीपल गठाने होती है मल द्वार के अंदर, इसमें भी ब्लीडिंग होती है। तो इसीलिए कभी भी मल द्वार से यदि ब्लीडिंग हो तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर जी जो मेनली सर्जन हो उसको जाके हमको दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम पाइल समझ के अनक्वालिफाइड या झोला छाप डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं जी और वो उसको पाइल समझ के इलाज कर देते हैं और फिर हमारी जो बीमारी जो पाइल्स नहीं है उसके अलावा कोई और यदि बीमारी है वो गंभीर रूप धारण कर लेती है और कई बार लाइलाज हो जाती है। बिल्कुल सर, मेरा एक क्वेश्चन इसी पे था कि ग्रामीण अंचलों में स्पेशली पाइल्स जिसे हम बवासीर बोल रहे हैं जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो बवासीर को सर एक तो वहां पर क्योंकि इसको छुपाया जाता है, लोग जिसको होता है तो वो खुल के उस पर बात नहीं करते। दूसरी बात ये है कि सर वहां पर जो ग्रामीण अंचलों में जिसे हम सो-कॉल्ड जिन्हें झोला छाप डॉक्टर भी बोलते हैं और अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स भी उन्हें बोला जाता है, तो वो लोग तरह तरह के इंजेक्शन, ऐसा एक मेरे साथ मेरा एक दोस्त है वो ग्रामीण अंचल में ही रहता है, ग्राम में रहता है, तो उसने कुछ इंजेक्शन उसको लगवा लिया था और उससे बहुत ज्यादा पेनफुल और वो सब चीजें हुई थी और फिर बाद में वो बाहर कहीं पर जाकर के उसने ट्रीटमेंट लिया। तो ऐसा अगर वो कर लेते हैं तो उससे बहुत गंभीर स्टेज पे भी पहुंच सकते हैं सर। देखिए पाइल्स का क्या है कि डेफिनेटली एक सोशल स्टिग्मा समझा जाता है, खासकर इंटीरियर या गांव के एरिया में। तो लोग जो है वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाहर जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि भैया बाहर क्यों गए, और उनको भी बताने में शर्म आती है, तो वो लोग फिर इन झोला छाप डॉक्टरों के चंगुल में फंस जाते हैं। जी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं इसको स्क्लेरोथेरेपी कहते थे और पुराने जमाने में ये इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी एक बहुत ही स्टेब्लिश पद्धति होती थी, लेकिन इसकी टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झोला छाप जो डॉक्टर हैं अनक्वालिफाइड लोग, ये क्या करते हैं किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे काम करके पहले ये सीख लिया करते थे, लेकिन इनको सच्चाई तो पता नहीं होती है भाई, इन्हें कोई एमबीबीएस तो किया नहीं होता है, कोई सर्जन की डिग्री तो ली नहीं होती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको पता नहीं होता है कि कहाँ इंजेक्शन कितना लगाना है। अब इसमें क्या होता है कि स्क्लेरोथेरेपी में इंजेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ बहुत ही कम मात्रा में लगाया जाता है। अब यदि आपने स्किन वाले हिस्से में लगा दिया तो वहाँ बड़े बड़े अल्सर हो जाते हैं, इसके कारण फिर व्यक्ति को बहुत सीवियर पेन होता है। अच्छा। तो और आज की तारीख में इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी एक तरह से आउटडेटेड टाइप की थेरेपी हो गई है क्योंकि कोई करता नहीं, क्योंकि उससे बेटर पद्धतियां अवेलेबल है। बिल्कुल भाई, जैसे मान लीजिए इसके अलावा आजकल बेंडिंग अवेलेबल है जो बिल्कुल पेनलेस है। तो मैं तो यही कहूंगा, सबको यही सलाह दूंगा कि जब भी आपको मल द्वार से यदि ब्लीडिंग हो रही हो या कभी दर्द हो रहा हो, कई बार किसी को दर्द होता है वो पाइल समझ के झोला छाप डॉक्टर के पास चला जाता है, वो उसमें भी इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन कभी भी पाइल्स में दर्द नहीं होता है। अच्छा। पाइल्स में दर्द जो है दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो उसमें इन्फेक्शन हो गया है जी, या वहाँ ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है जी। और ब्लड की क्लॉटिंग यदि हो गई है तो इसमें इलाज की जरूरत ना के बराबर पड़ती है। दर्द की दवाई ले लो, डॉक्टर को दिखा के उसकी सलाह लेने के बाद तो आप जो है ले लीजिए, तो उससे ही आराम मिल जाता है। और कई बार जो है पेरिएनल एब्सिस करके या फिस्टुला करके कंडीशन रहती है जिसको कि लोग पाइल समझते हैं। कई बार मल द्वार के वहाँ फिशर बन जाता है कॉन्स्टिपेशन के कारण, उसको भी पाइल समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मल द्वार के वहाँ पे कुछ भी तकलीफ हो, यदि ब्लीडिंग हो या दर्द हो, कुछ भी हो, तो आपको तुरंत ही क्वालिफाइड डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, प्रेफरेबली सर्जन को दिखाना चाहिए, और सर्जन अवेलेबल नहीं है तो पेट के रोग स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। बिल्कुल सर, एक चीज जैसा कि इसके शुरुआती लक्षण किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये किस तरीके से ये हमारे अंदर है या देखिए हो रहा है। पाइल्स का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो होता है ब्लीडिंग। जी। यदि आप शौच के लिए जाते हैं जी, और बाद में आप यदि जोर लगाते हैं या प्रेशर देते हैं, मोशन की जाते हैं, और यदि ड्रॉप करके यदि ब्लीडिंग होती है जी, या पिचकारी की तरह यदि
चलता है यदि कमोड के अंदर, जी तो ये पाइल्स का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा यदि कुछ और तकलीफ, जैसे मान लो मल में लग के यदि ब्लड आ रहा है, तो ये कोई और कंडीशन हो सकती है। जी या मान लीजिए कि बार बार शौच के लिए जाना पड़ रहा है और लग रहा है कि भाई जो है हमारा पेट खाली नहीं हुआ है और मिक्स होके यदि ब्लड आ रहा है, तो ये बीमारी दूसरी हो सकती है। अच्छा, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो पाइल्स जो है वो केवल पिचकारी की तरह ब्लड हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही है, या ड्रॉप करके ब्लीडिंग हो रही है, तो ही पाइल्स हो सकता है। और कुछ भी इस तरह की तकलीफ हो तो सबसे इम्पोर्टेंट सलाह यही है कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके और उसको एक बार दिखा दीजिए। बिल्कुल सर, एक चीज आमतौर पे ये देखा जाता है कि जैसे जो पाइल्स होता है या बवासीर जिसे बोलते हैं, तो वो क्या जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है उन्हीं लोगों में होती है, क्या नई जनरेशन में भी आजकल होने लगी है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। पाइल्स जो है वो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि ये जो है एक एल्डरली जो लोग होते हैं, जो उम्र दराज, उनमें ज्यादा कॉमन होता है। देखिए, पाइल्स जो है वो जैसे मैंने आपको बताया, चूंकि लोअर हाफ ऑफ बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए जो है वो वहां पे कुछ नसें फूल जाती हैं, इसलिए जो है पाइल्स डेवलप होता है। बहुत लोगों को होते हैं। ये बात अलग है कि तकलीफ बहुत लोगों को नहीं होती है। अच्छा, सिम्टम्स कई लोगों को नहीं होते हैं। और यदि पाइल्स पाए जाते हैं, लोग आते हैं, कंप्लेंट करते हैं हमारे पास में कि भाई कुछ मस्से जैसा बाहर निकल रहा है, तो कई बार हमको सलाह देते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। केवल ट्रीटमेंट की जरूरत तभी पड़ती है जब आपको ब्लीडिंग यदि हो रही है और काफी मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, और यदि आपको निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, यदि पाइल्स में थ्रोम्बोसिस हो गई है, तो ही हम ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं, अदरवाइज हम सलाह नहीं देते हैं। ये बात सही है कि पाइल्स जो है वो बड़े लोगों में ज्यादा होता है, लेकिन यंग लोगों में भी हो सकता है, खासकर उनमें जिनको की कब्जियत ज्यादा है। अच्छा, आजकल क्या है, देख लीजिए, खान पान काफी बदल गया है, फास्ट फूड का जमाना आ गया है, पिज्जा बर्गर, लोग मैदे की चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं, सब्जी सलाद का सेवन नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण है पाइल्स के ज्यादा होने का। अच्छा सर, एक चीज और देखी गई है कि जैसे सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं कई घरेलू नुस्खे उसमें आते हैं कि भाई पाइल्स हुआ है तो ये खा लीजिए, 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा, 4 दिन में ये खा लीजिए। केले में मैं कल शाम को जब यहाँ पर आ रहा था तो उससे पहले मैं सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि क्या क्या, तो उसमें एक में बताया गया कि केले पे वो क्या बोलते हैं, कपूर, उसको रख करके और खा लीजिए और उससे सही हो जाएगा। तो ये नुस्खे काम करते हैं क्या सर? देखिए, क्या होता है कि पाइल्स में ब्लीडिंग क्यों होती है? जी, पाइल्स क्या है? पाइल्स एक तरह से जो मल द्वार का जो एरिया है वहां पे कुछ वेन्स होती है, वेन्स का गुच्छा है जी, जो कि स्वोलन अप हो जाता है, और उसके ऊपर जो एक लेयर होती है उसको म्यूकोसा लेयर कहते हैं जी। जब भी हार्ड स्टूल पास होगा तो वो वहां कुछ छिल जाता है, एक कट लग जाता है, तो जो वीनस चैनल से खुल जाती है, तो इसलिए ब्लीडिंग होती है। आप लोग कहते हैं घरेलू नुस्खे, कई मामलों में 90% मामलों में आप कुछ भी नहीं करेंगे और ब्लीडिंग की मात्रा कम है, और जैसे ही वो म्यूकोसा हीलिंग होगी, यूजुअली 24 से 48 घंटे में हीलिंग हो जाती है, कभी कभी 72 घंटे में हो जाती है, तो ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है। अच्छा, तो उसमें नुस्खे का कोई रोल नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग जो है वो त्रिफला यूज करते हैं, कुछ लोग जो है सलाद सब्जी पपीता ज्यादा खाने की सलाह दे देते हैं। तो जैसे ही कब्जियत अवॉइड होती है, तो हमारे पास भी यदि ब्लीडिंग लेके यदि व्यक्ति आता है तो शुरू में हम कॉन्स्टिपेशन को दूर करने की ही सलाह देते हैं। कॉन्स्टिपेशन आपने दूर किया, नेचुरल हीलिंग होगी, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। बिल्कुल सर। तो मेनली ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन के ज्यादा वो केसेस होते हैं और उसमें ये चीज काम हो जाती है, तो लोग समझते हैं कि वो काम हो गया। अच्छा सर, एक चीज और है कि एक कल हम रिसर्च ही कर रहे थे, हमारी रिसर्च की टीम, तो एक अवसाद या स्ट्रेस भी इसमें मेनली कारण माना जाता है। तो ये क्या कारण है क्या सर? इनका जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है या स्ट्रेस में रहते हैं उनको भी? देखिए, आम तौर पे जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं या जो एंजाइटी में रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती, डेफिनेटली उनका जीआई अपसेट रहता है। अच्छा, और यदि इसमें कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंटली है जी, एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मुझे 2 तरह की होती है, एक होता है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट और एक होता है डायरिया प्रीडोमिनेंट। तो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS यदि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसका संबंध सीधे सीधे मानसिकता से है, तो इन लोगों को जो है
पाइल्स हो सकते हैं ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यदि मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS है और आप टेंशन में रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो इन पेशेंट्स में पाइल्स हो सकते हैं और इनको सिम्टम भी आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस और डॉक्टर के पास जो है जाने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा सर, एक चीज और मेरा ये क्वेश्चन था कि पाइल्स का मेनली एक लोगों में धारणा भी है कि केवल सर्जरी उसका ही एक सॉल्यूशन है, तो क्या ये कहाँ तक संभव है? और दूसरी बात है कि अगर सर्जरी जिसकी होती है तो उसके बाद तो उसे पाइल्स नहीं होगा, ऐसा कुछ मतलब लोगों में धारणा है? देखिए, मेरे पास यदि 10 पेशेंट आते हैं जी, तो मैं केवल 1 या 2 को सर्जरी की सलाह देता हूँ। 8 लोगों को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, आजकल क्या हो गया है कि पेशेंट को यदि कुछ भी, जब वो शौच के लिए जाता है और उसको हाथ में कुछ भी मस्से टाइप चीज टच होती तो घबरा जाता है, जी, वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। अब इसमें उसकी किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो किसके पास जा रहा है। हाँ, यदि वो सही जगह पहुंच गया जी, तो हो सकता है कि 99% चांस जो है टाइम में डॉक्टर उसको ऑपरेशन की सलाह ना दे। जी, 90% केसेस में अर्ली सिम्टम्स में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, केवल कब्जियत को दूर करिए, छोटी मोटी ब्लीडिंग अपने आप ठीक हो जाती है। ऑपरेशन की जरूरत तभी पड़ती है जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है और यदि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। अच्छा, इस सिचुएशन में ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और ऐसे मरीज बहुत कम होते हैं। अच्छा, ऐसे कम होता है। मतलब ये धारणा जो बनी हुई है मेनली कि भाई पाइल्स हुआ है तो आपकी सर्जरी होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब मेनली बहुत मेजर चीज है कि आपने उसे बढ़ने दिया तो आपकी स्टेज आ सकती है सर्जरी की, लेकिन अन्यथा वो दवाइयों से सही हो सकता है। जैसे पाइल्स के अंदर ग्रेडिंग होती है जी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3, 4। पाइल्स ग्रेड 1 में हम कुछ एडवाइस ही नहीं करते। ग्रेड 2 में यदि बहुत माइल्ड ब्लीडिंग है तो हम लेक्सेटिव वगैरह एडवाइस कर देते हैं, हीलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। मेनली यूजुअली ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है ग्रेड 3, ग्रेड 4 पाइल्स के अंदर, जिसके अंदर की ब्लीडिंग काफी मात्रा में हो रही है। कई बार ग्रेड 4 पेशेंट भी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं ग्रेड 4 में हम सर्जरी एडवाइस करें, ऐसा नहीं होता है। तो सब डिपेंड करता है पेशेंट को तकलीफ कितनी है, उसके सिम्टम क्या है, उसका हीमोग्लोबिन कितना फॉल हो रहा है, उसको तकलीफ क्या है, सब उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, एक चीज और मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे कि जनरली जैसे आपने कहा कि सर्जरी और बहुत कम लोगों में जरूरत पड़ती है, एक धारणा और भी बनी हुई है कि जिसको पाइल्स हुआ है वो सही नहीं होगा और वो अगर एक बार ये बीमारी आ गई तो ये हमेशा बनी रहती है, तो ऐसा है क्या सर? देखिए, पाइल्स सबको होते हैं जी, जैसे बड़े लोगों में प्रोस्टेट की बीमारी होती है जी, मेल में, ऐसे पाइल्स सबको होते हैं। डिपेंड करता है सिम्टम किसको है। अच्छा, केवल उन्हीं लोगों को इलाज की जरूरत पड़ती है। तो ये पाइल्स कोई देखा जाए तो कोई ऐसी बीमारी हम बोलते जरूर है कि बीमारी है, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जो डेवलप होती ही होती है। भाई जैसे जैसे इंसान बड़ा होते जाएगा जी, उसके पाइल्स की साइज बढ़ते जाएगी। जैसे कई लोगों को आपने पैरों की नसें चौड़ी होती हुई दिखेगी, जी, तो जैसे जैसे व्यक्ति का जॉब यदि इस तरह का है कि वो पूरे टाइम खड़ा रहता है मैक्सिमम टाइम पे, जैसे बार्बर है तो खड़े रहते हैं, रिक्शा चालक हैं वो पूरे टाइम रिक्शा खींचते रहते हैं, जो पुलिस वाले हैं पूरे टाइम खड़े रहते हैं, सर्जन है तो इनको वेरिकोज वेन हो जाते हैं क्योंकि वो पूलिंग ऑफ ब्लड, प्रेशर नीचे होता है। बिल्कुल, तो पूलिंग ऑफ ब्लड के अंदर टॉर्चुसिटी आ जाती है जी। तो ऐसे ही मलद्वार के वहाँ टॉर्चुसिटी आ जाती है, उसको पाइल्स बोलते हैं, उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। सर एक चीज और जैसा कि मेरे जहन में भी थी और मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मुझसे कोई लोग जिनसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन ये भी किया था कि सर्जरी इसका एक वन, तो सर्जरी के भी सर अलग अलग सेगमेंट, क्योंकि आज तो एडवांस जमाना है, तो इसके भी नए कुछ कॉन्सेप्ट आए हैं क्या, नई चीज अगर जिससे सर्जरी होती है? बिल्कुल सही है। पहले के जमाने में कन्वेंशनल ओपन हेमरोइडेक्टमी करते थे जी, तो जो है उसमें मस्से निकाल दिया करते थे और जख्म खुला छोड़ दिया करते थे। उसमें पेशेंट को तकलीफ बहुत होती थी जी, और जो हीलिंग होती थी वो 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 12 हफ्ते, तो पेशेंट बहुत परेशान रहते थे। आजकल नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेपलर हेमरोइडेक्टमी कहते हैं, जिसके अंदर की स्टेपलर से ऑपरेशन हो जाता है, कोई जख्म नहीं बनता है, पेशेंट 24 घंटे में घर चला जाता है और ये पेनलेस सर्जरी है।
अच्छा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होती है। जो पहले बहुत कष्ट होता था लोगों को, वो कष्ट अब खत्म हो गया है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो है आजकल कुछ लोग लेजर भी करते हैं, बट लेजर जो है वो बहुत सक्सेसफुल इसलिए नहीं कि उसमें ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है। अच्छा। और कॉम्प्लिकेशन भी है, और फिर रिकरेंस का रेट भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो स्टेपलर एक अच्छी पद्धति है। इसके अलावा जो है बेंडिंग टेक्निक होती है, जो बहुत ही ग्रेड 2 हेमोरॉइड्स के अंदर हम बेंडिंग कर लेते हैं। साथ में आजकल जो है एडवांसमेंट के साथ साथ जैसे पाइल्स के अंदर स्टेपलर हेमोरॉइडेक्टमी आ गई, ऐसे कि जो है गुदा द्वार के जो ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन होने लगे हैं जी। तो ना चीरा पेट पे आता है, और दूरबीन से सब कुछ इलाज हो जाता है, और रिकवरी बहुत फास्ट होती है, और पेशेंट जल्दी से अपने काम पे भी जा सकता है। अच्छा सर, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, तो क्या ये पाइल्स भी जेनेटिक होती है, या जेनेटिक रूप में इसको भी मतलब ये हो सकती है क्या? जैसे मैंने आपको बताया, पहले ही बोला कि पाइल्स जो है करीब करीब सभी को होते हैं। किसी को छोटे होते हैं, किसी को बड़े होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जेनेटिक होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरे फादर को पाइल्स की सर्जरी मैंने खुद ही करी थी। मेरे फादर मुझसे 21 साल बड़े हैं, और मैं जब इंदौर आया था आज से 18-19 साल पहले, तो मैंने उनकी सर्जरी करी थी। तो बहुत यंग एज में उनकी सर्जरी हो गई, लेकिन मैं 50-51 साल का, मुझे इस तरह कोई परेशानी नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जेनेटिक होती है, मेनली डेफिनेटली हाँ, लेकिन कॉन्स्टिपेशन यदि किसी को ज्यादा है, कब्जियत ज्यादा है, तो उसको पाइल्स हो सकता है। अच्छा सर, एक चीज और, जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, तो जर्नल वे में अगर इसको रोकथाम के लिए हर आम व्यक्ति क्या कर सकता है? मतलब खाने पीने में सुधार कर सकता है, या इसके क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं जो व्यक्ति आम लोग इसको कर सकते हैं? देखिए, पाइल्स में या बवासीर में सबसे मेजर रोल कॉन्स्टिपेशन का है। अब ये इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग फास्ट फूड पे जा रहे हैं जी। पहले हमारे गांव में जो सिस्टम था वो था कि हम जो है प्रोसेस फूड ना खाएं, नॉर्मल नेचुरल जो घर में जो बना हुआ खाना खाएं, फलों का सेवन ज्यादा करें, सलाद सब्जी पपीता है इसका सेवन ज्यादा करें, मैदे की चीजें पिज्जा बर्गर ऑकेजनली खा लिया अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी ने खाया भी तो सलाद का सेवन ज्यादा करें। और यदि मान लीजिए यदि जोर लगाना पड़ रहा है या कोई तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो इन सब चीजों में सब लोगों को आराम रहेगा। अच्छा, तो एक लास्ट मेरा सर ये क्वेश्चन रहेगा कि मेनली एलोपैथी और आयुर्वेद में जो ये मेरा पाइल्स के अलग भी हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए ज्यादा प्रेफर लोग आयुर्वेद का करते हैं कि कुछ काढ़ा मतलब कुछ चूर्ण खाना या इस टाइप से, तो ये कहाँ तक अच्छा है और एलोपैथी और आयुर्वेद में कैसा? जैसे तो सर एलोपैथी में आप हैं तो मैं आपसे बस यही क्वेश्चन जानना। देखिए, कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि जो सीजनल फ्रूट्स खाएं जी। तो ठंड में अमरूद आते हैं जी, पपीता बढ़िया आता है, पपीता तो खैर साल भर आता है। तो रेशेदार फलों का सेवन करें, सब्जियों का सेवन करें, पानी अच्छा पिए जी, जूस पीने की बजाय फलों को खाएं क्योंकि फल के अंदर जो है वो रेशे जाते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है जी। यदि किसी को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो एलोपैथी आयुर्वेदिक ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेदिक आज एलोपैथी भी जो है वो आयुर्वेदिक से निकली हुई है। भाई जो दवाइयां बनती है वो कहाँ से बनती है? तो प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनती है, और प्लांट तो हमारे आयुर्वेद में बहुत बड़ा ज्ञान है पहले से ही है, तो उसके जो चूर्ण वगैरह वो भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। और एलोपैथी के अंदर भी जो दवाइयां हम लोग जो सिरप वगैरह देते हैं वो एक्चुअली वाटर रिटेंशन का काम करती है, मल को जो है नरम करती है, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है। बड़ी आंत जो है पानी को एब्जॉर्ब करती है तो पानी को रिटेन रखती है। तो दोनों ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आयुर्वेदिक भी यूज कर सकते हैं, एलोपैथी भी यूज कर सकते हैं। सर पूरा जैसा कि हम लोगों ने अभी पाइल्स की और बवासीर की बात करी, मेनली हम लोग चूंकि हमारे जो पॉडकास्ट होते हैं उसमें ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में बात करते हैं, इन लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो ये हमारा हेल्थ सेगमेंट था और उसमें पहले गेस्ट आप ही हैं सर। तो चूंकि हमारे सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं वो मेनली यूथ हैं सर, आपका लगभग 20 से 25 साल से ज्यादा का सर्जरी में अनुभव हो गया है सर, तो मेडिकल पहले तो आपने कैसे क्यों चुनी मेडिकल फील्ड, और दूसरा इन सब सालों में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिली, और दूसरा चूंकि आज प्रदेश ही नहीं देश में भी आपका नाम है,
तो कैसे आपने ये सब अचीवमेंट किया, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे आपकी यात्रा के बारे में। देखिए, मैं रहने वाला तो एक बहुत छोटे से गांव का हूँ जी। और जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, चूंकि डेस्टिनी में लिखा था इसलिए मुझे ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। डेफिनेटली मेहनत तो रहती है, मेहनत पहले होती है और किस्मत भी होती है। मैं मेडिकल में क्यों आया? मेरे पिताजी की इच्छा से आया। जबकि मेरा मैथ बहुत अच्छा था, मैं 99 to 100% मार्क्स लाता था, मैं मैथ्स ही लेना चाहता था। अरे वाह। लेकिन चूंकि उनकी इच्छा थी, परिवार में बहुत सारे इंजीनियर थे, डॉक्टर कोई नहीं था, तो वो चाहते थे कि भाई यही डॉक्टर बन सकता है। अच्छा। उनने अपने एक दोस्त से बोला कि आप बच्चे को समझाइए। उन्होंने मुझसे बोले कि आपके मैथ्स में कितने नंबर है? मैंने बोला 148 आउट ऑफ 150 10th बोर्ड में। अरे वाह। और बायो और साइंस में कितने? मतलब 140। तो बोले बेटा 3 मार्क्स के डिफरेंस है, तो बायो यदि ले लोगे तो क्या दिक्कत? मतलब कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे, पिताजी की इच्छा है तो ले लो। तो बायो ले लिया। पहली बार में एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद पिताजी वैसे मिल में थे और मेरी तो पूरी स्कॉलरशिप पे ही एजुकेशन हुई है जी। और मैंने 8वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया था। अरे। और मैंने अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय किया। पहली बार में एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, पहली बार में एमएस में सिलेक्शन हुआ, पहली बार में संजय गांधी पीजीआई में मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। मैं वहाँ चला गया, जीआई सर्जन बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी मुझसे कुछ करवाना चाहती थी जी। इसलिए मैंने सर्जरी ब्रांच चुनी और मैं काफी एंजॉय करता हूँ। और सर्जरी को या चिकित्सा को मैंने कमाई का जरिया कभी नहीं बनाया जी। जब मैं इंदौर आया, मुझे शुरू में लगा कि अपनी शायद हो सकता है प्रैक्टिस ना चले, क्योंकि प्रैक्टिस चलाने के लिए बहुत सारे अलग चीजें भी होती जो अपने पास नहीं थी जी। तो मैंने खेती करने का निर्णय लिया। मैं शुरुआत में खेती के लिए बहुत रेगुलरली खेत में जाया करता था। अभी मेरे पास करीब 200-250 बीघा जमीन है। अरे वाह। तो खुद की है, खेती भी आप करते हैं? खेती करते हैं, खुद की है जी। उसमें पिताजी तो मिल में थे तो इतना कोई था नहीं फाइनेंशियल, तो उनका पूछते नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास जी। पर मुझे लगता है कि खेती से सबको जुड़े रहना चाहिए जी। कृषि प्रधान देश है हमारा जी। अरे वाह। तो मैं जो है सर्जरी को एंजॉय करता हूँ और चूंकि कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं मेरे पास जी, पूरे एमपी से आते हैं और मुझे लगता है कि सर्जरी, यदि आप किसी को की सर्जरी करते हो, उसकी लाइफ बचाते हो, तो इससे अच्छा पेशा कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो सर हमारे देश में स्पेशली तो कहा ही जाता है ना, डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है। तो खैर ये तो रही बात उसकी, लेकिन हाँ ये सही भी है कि एक डॉक्टर जब पेशेंट बीमार होके आता है और वो जब स्ट्रेचर पे होता है तो ईश्वर तो कहीं ना कहीं उसे देखता ही होगा, लेकिन वो ईश्वर के रूप में डॉक्टर को ही देखता है। तो ये मेरा सोचना है। तो ठीक है सर, ये तो हमारी बात। और लास्ट में हमारे जो व्यूअर्स हैं सर, उनके लिए आप जो भी आपका जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं सर प्लीज, क्योंकि हमारे काफी व्यूअर्स हैं जो वो यंग भी हैं। देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि यदि किसी को मल द्वार से ब्लीडिंग होती है या दर्द होता है तो घबराएं ना, डॉक्टर के पास जरूर जाएं, एक कंसल्टेशन लें, उसको दिखाएं। 90% टाइम जो है आपका जो तकलीफ है वो आपका वहम हो सकता है, आप बेवजह परेशान हो सकते हैं। एक बार उस डॉक्टर को दिखा दीजिए। मेजॉरिटी टाइम आपकी बीमारी का इलाज बहुत सिंपल हो सकता है, या हो सकता है डॉक्टर कुछ दवाई ना भी दे, लेकिन हाँ कुछ केसेस में, रेयर केसेस में, जिसको हम पाइल समझते हैं, कई बार गंभीर बीमारियां होती है, वो जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि कुछ भी इस तरह की तकलीफ हो, मल द्वार से ब्लड आ रहा है, दर्द हो रहा है, पेचिस हो रही है, बार बार मोशन दी जाना पड़ रहा है, डॉक्टर के पास जरूर जाइए, चेकअप कराइए, जांच कराइए और प्रॉपर उसकी सलाह लीजिए, जिससे कि हमें समय पे बीमारी का पता चल जाए और हम अननेसेसरी किसी और के चक्कर में न फंसे, और जो है हम बिल्कुल ना घबराएं, सोशल स्टिग्मा इसको ना बनाएं और आप जो है अपनी सलाह लेके आगे बढ़ें। तो सर आज हमारे साथ थे एडवांस लेप्रोस्कोपी एंड जीआई सर्जन डॉक्टर राकेश शिवहरे जी, जो कि डायरेक्टर हैं एमिनेंट हॉस्पिटल के भी। तो हम लोग अभी हैं फिलहाल में इंदौर में, और ये हमारा एपिसोड था पहला हेल्थ सेगमेंट में। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ और हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारा ये एपिसोड कैसा आपको लगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो आपको कैसे लगी। आप तक पहुंचाने के लिए
मैं कैमरे के सामने था निखिल और कैमरे के पीछे हमारे साथ है महेंद्र सिंह राजपूत। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ, हमारी यात्रा यूं ही चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।